आपको सही लगे, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करिए, ठीक है नो? चलिए ध्यान देना। इनको हम लोग बोलते हैं अर्ली मुगल्स। आई होप ये सब बातें मैंने आपको समझा रखी है इसी कोर्स में। आई होप ये सारी बातें मैंने इसी कोर्स में समझाई हैं, ठीक है? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दे ऑल आर अर्ली मुगल्स। और मैंने आपसे कहा भी था कि इन्हीं 6 बादशाहों की वजह से मुगल साम्राज्य को पीक पे माना जाता था। मतलब यही वो 6 बादशाह हैं जो मुगल साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों पे ले गए। बट हाँ, आप ये कह सकते हो कि औरंगजेब के समय से कंडीशन जो है वो काफी खराब हो गई। मतलब आप इस बात को बिल्कुल मान सकते हैं कि औरंगजेब के समय से हालात मेरा खराब हो गए थे, फाइनेंशियली काफी वीक हो गया था। और औरंगजेब के समय से मैं कह सकता हूँ कि जो मुगल एम्पायर है उसका डिक्लाइनेशन, उसका खात्मा, उसका पतन शुरू हो गया। ठीक, चलो खैर ये चीज मैं इसलिए बताऊं, थोड़ा बार रिकॉल हो जाता है। अब हम कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए आज आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे चल रहा था। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये अगला चार्ट देखो, पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए। 1658 से 1707, 1707 में औरंगजेब की मौत हो रही है। और इस 1707 से आ गया है औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह है 1712 से 1713। फिर आपको फारूक सियार देखने को मिलेंगे। फिर जो है आपको 1790 से 1748 मोहम्मद शाह रंगीला देखने को मिलेगा। फिर 1748 से 1754 आपको अहमद शाह देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस पूरी कहानी को देख रहे हो ना, तो एक बहुत कॉमन सी बात समझना कि एक सेकंड रहेगा, अगर आप इस पूरी कहानी को देख रहे हो तो आपको एक कॉमन सी बात समझ में आ रही होगी कि ये सब कौन है? ये सब मुगल रूलर्स ही तो हैं, दे ऑल आर मुगल रूलर्स। तो आप अगर यहाँ पे देखें, तो अगर हम कभी शुरुआत को देखें तो सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगर मैं इसी पैटर्न से आगे चलता हूं तो फिर बहादुर शाह बन, फिर जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला और अहमद शाह। ये सब है कौन? दे ऑल आर लेटर मुगल्स, दे ऑल आर लेटर मुगल्स। औरंगजेब के बाद जो भी बादशाह बन रहे हैं, औरंगजेब के बाद जो भी मुगल बादशाह बने हैं, जो भी मुगल किंग्स बने हैं, इन सभी को हम बोलते हैं लेटर मुगल्स। आई एम राइट? ठीक है, चलिए अब ध्यान दें। तो खैर हम इसके बाद अहमद शाह के बाद अगर आप और आगे आओगे तो उसके बाद आलमगीर टू, फिर शाह आलम टू, फिर 1866 से लेकर 7 अकबर अगेन, और फिर 1837 से 58 बहादुर शाह जफर। इसके बाद यहाँ से आपके मुगल खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मुगल साम्राज्य पूरा जो है खत्म हो जाएगा, बस ये आखिरी है। तो सर अभी यहाँ तक हमें पहुंचना है। अब आप कहेंगे सर आपने टॉपिक, आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ानी स्टार्ट करी, सर आपने मुगलों से क्यों करी? क्योंकि आप खुद देखो 1850 तक मुगल्स का रोल है तुम्हारे इतिहास में, तुम्हारी हिस्ट्री में 1850 तक मुगल्स का रोल है। और ये वो समय जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी इंडिया में एंटर हो चुके हैं और ब्रिटिशर्स का प्रभाव भारत में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो हम कहां तक कल कहानी में पहुंच गए थे? जहांगीर शाह। तो मैं अगेन वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां तक हम कल कहानी में पहुंच गए थे। आइए वापस में। तो जहांगीर शाह के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है? अब आप सभी को एक बात मालूम होगी कि बहादुर शाह वन के 2 बेटे थे। अब यार देवांजन एक बात मुझे बताओ, देवांजन बेवकूफ मतलब कुछ भी यार, अगर ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, अगर ये ऑर्डर आपके सामने यहाँ पे लिखा है तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कोई से भी 6 किंग्स आपके सामने आ जाएंगे, 4 किंग्स, कोई भी इतने सारे मुगल किंग्स आपको लाइन से हमने दिखा दिए, इनमें से वो कोई से भी 4 किंग्स आपको उठा के दे देगा, बोलेगा अरेंज करके दिखाओ ऑर्डर के हिसाब से। सर बनने के जा रहे हो थोड़ा कॉमन सेंस, मतलब ये पूछने वाली बात नहीं होती है। अगर जहांगीर शाह से आइए, जहांगीर शाह से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि बहादुर शाह के 2 बेटे थे। सर एक तो बेटा इसका जहांगीर शाह था, यहाँ पे ध्यान से देखना। सर एक बेटा था सर जहांगीर शाह, यस सर। और सर एक बेटा था बहादुर शाह का अजीम उन शाह। जरा कल की क्लास को याद रखना, ठीक है? थे क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ऐसे कुछ था क्या? बहादुर शाह के 2 बेटे थे, एक थे जहांगीर शाह, एक है अजीम उन शाह। अब आप सभी को पता था कि मैंने कहा था कि जहांगीर शाह को जुल्फिकार खान ने भड़काया कि अपने भाई अजीम उन शाह को मार दो, तुम राजा बन जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूं। तो भैया जहांगीर शाह ने जुल्फिकार खान की बात को सुन के अपने भाई अजीम उन शाह को मार दिया, आई एम राइट? और ये खुद राजा बन गया। अब ये राजा तो बन गया, लेकिन ये जहांगीर शाह राजा भी कैसा बना? सर पपिट। किसके कहने पे चलता है? जुल्फिकार खान के कहने पे। क्योंकि जुल्फिकार खान कौन है? वजीर बोलो या पीएम बोलो, बातें की है। वजीर बोलो या पीएम बोलो, बातें की है, ठीक है ना? अब बात क्या हो रही है कि जुल्फिकार खान ने कितने बड़े बड़े काम किए आप सबको पता है। इसने जिसको जो चाहिए था उसको वो दे दिया। इसने राजपूत को सूबेदारी दे दी, इसने मराठास को चौथ और सरदेशमुखी दे दिया, ठीक है? और इसने क्या किया? जो जिजिया टैक्स था उसे भी अबॉलिश कर दिया, आई एम राइट? ठीक है, कर तो ये रहा था, वो बात अलग है कि नाम किसका काउंट किया जाएगा? जहांगीर शाह का। जो भी काम जुल्फिकार खान ने किए हैं वो नाम जो शासन है वो है 1712 से लेकर 1713। मतलब आपको एक साल ही रूल करता हुआ नजर आएगा। 1713 में हुआ क्या, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आपको दिख रहा है, फारूक सियार। नाउ हु इज दैट फारूक सियार? एक्चुअली ये जो अजीम उन शाह था ना, बहादुर शाह का जो बेटा था अजीम उन शाह, इस अजीम उन शाह को इसके भाई जहांगीर शाह ने मारा था। अभी जहांगीर शाह एट प्रेजेंट ये राजा है, अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट जहांगीर शाह राजा है, और जहांगीर शाह ने अपने भाई अजीम उन शाह को मारा था। इसी अजीम उन शाह का सन है फारूक सियार। क्या बात समझ में आई? तो ये फारूक सियार क्या करेगा? अपने बाप का बदला लेगा। किससे? जहांगीर शाह से। ये फारूक सियार को पता है कि मेरे बाप अजीम उन शाह को जहांगीर शाह ने मारा था, मतलब मेरे चाचा ने मेरे पापा को मारा था। तो फारूक सियार क्या करेगा? जहांगीर शाह को मारेगा और खुद राजा बन जाएगा, अपने बाप अजीम उन शाह का बदला ले लेगा। क्लियर हुई कहानी? क्लियर हुई कहानी? समझ में आया कि फारूक सियार कहां से आया? ठीक है, तो लॉट ऑफ पीपल जो ये सिखा देते हैं कि जहांगीर शाह का बेटा फारूक सियार, फिर फारूक सियार का बेटा, ये ऐसा नहीं है। फारूक सियार किसका बेटा था? अजीम उन शाह का। इस फारूक सियार ने क्या किया? जहांगीर शाह को मार के अपने बाप का बदला लिया और खुद राजा बन गया। क्लियर हुआ? वेरी गुड। आप देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर जरा एक जो है प्लानिंग समझनी पड़ेगी। मैं 2 मिनट कमेंट सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप कंसंट्रेशन एक बार में यहाँ पे बना दूं। ध्यान से देखना। हमें पता है कि जब जहांगीर शाह रूल कर रहे थे, वी ऑल नो दैट व्हेन जहांगीर शाह वाज रूलिंग, तो आप इस बात को समझना कि इनको सपोर्ट मिला था जुल्फिकार खान का, है ना? इनको सपोर्ट मिला था जुल्फिकार खान का, यस सर। अब हो क्या रहा है ये बात हम लोग समझ गए। जुल्फिकार खान का सपोर्ट मिला था जहांगीर शाह को, तभी जहांगीर शाह ने जो है किसको मारा था? अजीम उन शाह को। जुल्फिकार खान की हेल्प लेगी तो उसने अपने भाई अजीम उन शाह को मारा था, यस सर। अब ऑब्वियसली बात है, फारूक सियार, फारूक सियार ने, जो फारूक सियार है अजीम उन शाह का बेटा, इसने किसको मारा? इसने मारा जहांगीर शाह को, अपने बाप का बदला लिया। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इतना कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि जब फारूक सियार ने जहांगीर शाह को मारा होगा तो इस फारूक सियार को भी कोई ना कोई जो है सपोर्ट करने वाला रहा होगा, है ना? जहांगीर शाह को सपोर्ट किया था जुल्फिकार खान ने, ऐसे इस फारूक सियार को सपोर्ट करेंगे सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स, और ये सैयद ब्रदर्स हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, बहुत बढ़िया से पूछे गए सवाल, ठीक है? तो जो फारूक सियार है
इसको दो मुसलमान भाई हैं जिसका नाम है, मतलब दो भाई हैं, दो मुस्लिम भाई हैं, उन दोनों भाइयों को सैयद ब्रदर्स कहा जाता है। तो जो सैयद ब्रदर्स है ना, ये सपोर्ट करेंगे फारूक सियार को, और सैयद ब्रदर्स की मदद से फारूक सियार जहांगीर शाह को मार पाएगा और खुद राजा की गद्दी पर बैठ पाएगा। नाउ अब अगर आप यहाँ पे देखें तो फारूक सियार पे आते हैं। फारूक सियार का जो टाइम पीरियड है वो है 1713 से लेकर 1719, इस बात को मत भूलना। फारूक सियार का समय 1713 से 1719, आइए चर्चा करते हैं। तो 1713 से लेकर 1719 ये समय है फारूक सियार का, ठीक है। जहांगीर शाह के बाद ये हमें अगले मुगल राजा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब हम लोग फारूक सियार के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस फारूक सियार को जो सपोर्ट किया है वो किया है सैयद ब्रदर्स ने। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सैयद ब्रदर्स, तो यहाँ पर आप ध्यान सुनना, एक जो है आपके, एक भाई जिनका नाम है हुसैन अली, ध्यान से देखते रहो, हुसैन अली, और एक भाई का नाम है अब्दुल्ला खान, एक भाई का नाम है अब्दुल्ला खान। तो ये दो भाई हैं, एक भाई है हुसैन अली, ओके, और एक भाई अब्दुल्ला खान। इन दोनों भाइयों को एक साथ हम लोग बोलते हैं सैयद ब्रदर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक भाई है हुसैन अली, एक भाई है अब्दुल्ला खान, एंड बोथ टुगेदर, ओके, दोनों को जो है एक साथ हम क्या कह रहे हैं, सैयद ब्रदर्स बोल रहे हैं सर, या हाँ जी, दोनों को एक साथ सैयद ब्रदर्स कह रहे हैं, ठीक है। अब होता है कि जैसे कि देखो जुल्फिकार खान की बात आप ले लो, है ना। जुल्फिकार खान जो है, जैसे जुल्फिकार खान ने जहांगीर शाह की हेल्प करी, तो जुल्फिकार खान ने जहांगीर शाह की हेल्प अपना फायदा देखते हुए करी थी कि भाई जहांगीर शाह, अगर मैं तुम्हें हेल्प करूंगा अजीमुल शाह को मारने में, अगर जहांगीर शाह मैं तुम्हें राजा बनाने में हेल्प करूंगा तो मुझे तुम वजीर बनाओगे, है ना। तो जहांगीर शाह ने कहा ठीक है, और वही जुल्फिकार खान ने सारी पावर अपने हाथ में ली थी। वही सेम थिंग आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, जुल्फिकार खान भी गया, ठीक है, जहांगीर शाह तो गया, उसके साथ जुल्फिकार खान भी गया, दोनों गए वो, ठीक है, क्लियर। अब फारूक सियार आ जाए, ठीक है भाई रवि कुमार, चलो अब आगे देखेंगे। नो, अब यहाँ पर क्या चीज है, एक इस बात को समझिए, सैयद ब्रदर्स, जो सैयद ब्रदर्स हैं, सैयद ब्रदर्स जो है इन्होंने फारूक सियार को सपोर्ट किया, और इन्होंने बोला फारूक सियार देखो, हमने तुम्हें हेल्प करी, जहांगीर शाह को मारने में फारूक सियार हमने तुम्हारी हेल्प करी, अब तुम हमें जो है साम्राज्य के अंदर, मुगल अंपायर के अंदर पावर्स दो, हमें कुछ बड़ा पद दो। तो फारूक सियार को पता है कि हाँ भाई मेरी हेल्प करी, मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा बनाना ही पड़ेगा। तो जो फारूक सियार है वो क्या कर रहे हैं, ये जो हुसैन अली है, हुसैन अली को देते हैं फारूक सियार मीर बख्शी का पद। मीर बख्शी मतलब सबसे बड़ा मिलिट्री ऑफिसर, सबसे बड़ा मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, सबसे बड़ा सैन्य अध्यक्ष आप कह सकते हैं, आर्मी कमांडर, सबसे बड़ा आर्मी कमांडर हुसैन अली को बना दिया। अब्दुल्ला खान को बना दिया वजीर। वजीर मतलब वजीर कह लो या प्राइम मिनिस्टर कह लो, मतलब जितना भी फाइनेंशियल काम है, पैसे, जितना भी पैसों का हिसाब किताब है वही रखेगा, ठीक है। तो आप देखो दोनों भाइयों को बड़े बड़े पद दे दिए इसने, ठीक है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि फारूक सियार भी जो है वो भी जहांगीर शाह की तरह एक पपेट रूलर की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, ओके। जो फारूक सियार है ये भी एक पपेट रूलर की तरह नजर आ रहा है। क्यों? एक्चुअल पावर्स, असली शक्तियां किसके हाथ में है? हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। ये वही वाली बात हो गई कि जैसे जहांगीर शाह एक पपेट रूलर था, असली शक्तियां जुल्फिकार खान के पास थी, सेम उसी तरीके से फारूक सियार भी पपेट रूलर है, नाम का राजा है, जो एक्चुअल पावर्स है वो सैयद के पास है। क्या बात समझ पा रहे हो? ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या चीज है, सुनेंगे ध्यान से, जो है बहुत अच्छी बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग, या क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए ओके, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर फारूक सियार जो है, फारूक सियार को एक चीज फील हो रही है, सुनिए ध्यान से। ऑडिबल? ओके, एक सेकंड ना, वेट। हाँ ये दोनों रेल ब्रदर्स हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा स्पीड में, एक सेकंड मैं स्पीड चेक कर लूँ, एक मिनट, हैंग हो रहा है, वेट। एक मिनट, सब क्लियर है, वेट। पावर गेन कर ली, ठीक है, चलो आगे ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो सैयद ब्रदर्स को मारने का प्लान करेगा, सैयद ब्रदर्स कर रहे हैं, तो फारूक सियार को बात पता है कि यार मैं तो एक पपेट रूलर बन के रह गया हूँ, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, मैं इतना भी एबल नहीं हूँ कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ले लूँ, सब कुछ तो सैयद ब्रदर्स कर रहे हैं। तो फारूक सियार को ना ये बात समझ में आ जाती है कि बेटा तू नाम करा जाए, और असली पावर तूने सैयद ब्रदर्स के हाथ में दे दी है। तो फारूक सियार क्या करेगा, सैयद ब्रदर्स को मारने का प्लान करेगा। फारूक सियार सैयद ब्रदर्स को मारने का प्लान करेगा, उससे पहले सैयद ब्रदर्स ही इसको मरवा के साइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो यही होता है। अब ये प्लान करेगा सैयद ब्रदर्स, मतलब फारूक सियार को पता है कि यार ये लोग के हाथ में सारी पावर है, तो फारूक सियार जो है ये सैयद ब्रदर्स को मारने का प्लान करेगा, उल्टा सैयद ब्रदर्स को मरवा देंगे, सैयद ब्रदर्स को मरवा देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर? अब सर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बोली ये बात, इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि लाइक बहुत ही ज्यादा मामला यहाँ पे अजीब हो चुका है, बट हाँ, अब अगर मैं आपको यहाँ पे सैयद ब्रदर्स के बारे में एक बहुत बेसिक सी बात बताऊं जो आपको पता होनी चाहिए, कि सर सैयद ब्रदर्स के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट जो यूपीएससी पूछ चुका है या पूछ सकता है। सैयद ब्रदर्स की एक बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, कि यार ये जो लोग हैं ना, ये लोग रिलीजियस टॉलरेंस थे। ये दोनों जो भाई हैं, ये दोनों भाई जो हैं ये रिलीजियस टॉलरेंस थे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस? रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब होता है कि इन्हें किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक अगर जो है साम्राज्य में हिंदू लोग रहेंगे तो इन्हें उससे दिक्कत है, या जैन धर्म के लोग रहेंगे तो इन्हें उससे दिक्कत है। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब होता है कि हर धर्म, हाँ सेकुलर टाइप आप अंकित कह सकते हो। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो हर धर्म को सह सकता है, एक ऐसे ऐसे लोग जो हर धर्म को सह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों रिलीजियस टॉलरेंस थे। तो ये सब चीजें स्टेटमेंट में कई बार पूछ ली जाती है, तो वहां पे बच्चे का दिमाग नहीं लग पाता, बिकॉज ये सब चीजें ही हमें हेल्प करती हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में। दूसरी बात, इन दोनों भाइयों ने एक टैक्स खत्म किया था जिसका नाम है पिलग्रिमेज टैक्स। अब आपको याद आ रहा है? अब उस टाइम पे कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर पिलग्रिमेज टैक्स भी क्या जुल्फिकार खान ने खत्म किया था? मैंने कहा नहीं, है ना, यही कंसेप्ट है। तो जो पिलग्रिमेज टैक्स है ना, उसको इन दोनों भाइयों ने खत्म किया था। अब ये मत पूछना कि सर पिलग्रिमेज टैक्स क्या होता है। जो तीर्थ यात्रा पे आप जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, उस चीज का जो आपसे टैक्स लिया जाता है उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है। एक्जैक्टली नहीं याद, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है। हाँ शिवानी सही कह रही हैं, ठीक है। सुनिए, तो अब आपके मन में तीन चार, मैं सच बता रहा हूँ, थप्पड़ खाएगा मेरे हाथ से और कुछ नहीं। जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आपको जजिया टैक्स देना होता है। पिलग्रिमेज टैक्स अलग है, ठीक है। कल को जाके ये बोलोगे दूसरी क्लास में विशाल सर ने गलत पढ़ाया, तुम जैसे ही होते हो जो जाके बाहर बदनाम करते हो, ठीक है। थोड़ा तमीज से ना क्लास में रेगुलर आएगा पहले, तब समझ में आएगा। जजिया टैक्स अलग है और पिलग्रिमेज टैक्स अलग है। मैं दोनों समझा चुका, मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्लास में रेगुलर आना सीखो, ध्यान देंगे।
पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश किया सैयद ब्रदर्स ने, रिलीजियस को टॉलरेट दोनों करते थे। और अब सबसे बड़ी बात, इन सैयद ब्रदर्स ने एक्चुअल में, अब मेरी बात को यहां सुनना, ये जो सैयद ब्रदर्स है ना, ये जो सैयद ब्रदर्स हैं, इन्होंने एक्चुअल में, मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं एक्चुअल, ये एक्चुअल वर्ड बहुत बड़ा है, इस एक्चुअल वर्ड का यहां पे बहुत बड़ा डीप मीनिंग है। इन सैयद ब्रदर्स ने एक्चुअल में क्या किया है, चौथ और सरदेश मुखी, इन सैयद ब्रदर्स ने एक्चुअल में क्या किया है कि चौथ और सरदेश मुखी, ये जो राइट्स हैं, ये जो अधिकार हैं, ये दिए हैं मराठास को। आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, कल तो आपने कहा था कि जुल्फिकार खान ने दिए थे, मुझे पता तुम्हारे मन में चीज आएगी। जुल्फिकार खान के समय पर ही मराठास को चौथ और सरदेश मुखी के अधिकार दिए गए थे, बात मैंने कल आपको बताई थी, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन मत भूलो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया है एक्चुअल। सर ये एक्चुअल से क्या हो जाएगा, एक्चुअल से ये हो जाएगा कि जब जुल्फिकार खान के समय पर मराठास को चौथ और सरदेश मुखी अधिकार दिए गए थे ना, तो उस समय पर टैक्स कलेक्ट करते थे मुगल्स और मराठास के हाथ में दिया करते थे। चौथ और सरदेश मुखी मैंने कल आपको बहुत अच्छे समझाया था, नहीं पता तो कल की क्लास देख के आना। अब यहाँ पर क्या चीज है कि जुल्फिकार खान के समय पर जब मराठास को ये दोनों अधिकार मिले थे ना, तो इन दोनों टैक्सेस को कलेक्ट मुगल्स ही करते थे और इन दोनों टैक्स को मुगल्स कलेक्ट करके मराठास के हाथ में दे दिया करते थे। लेकिन अब सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, इन्हें एक्चुअल में पूरी तरीके से दोनों राइट दे दिए। पूरी तरीके से देने का मतलब, एक्चुअल तरीके से देने का मतलब कि अब जो डेक्कन रीजन है, वही बिदार, बेरार, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, वही जो डेक्कन रीजन है, अब वहां से टैक्स कलेक्शन भी मराठास खुद करेंगे, टैक्स कलेक्शन भी खुद करेंगे और खुद अपने पास रखेंगे। तो इस बात को समझे, पहले टैक्स तो इन्हें पहले भी नहीं मिला था टैक्स, लेकिन इनको कलेक्ट करके मुगल्स दे रहे थे, लेकिन अब ये खुद कलेक्ट करेंगे और खुद ही रखेंगे। तो ये डिफरेंस आ जाता है, ये बिल्कुल बड़ी की बातें हैं। अगर कभी भविष्य में आप सीडीएस या सीए पे, भगवान करे आप सब इसी में सेलेक्ट हो जाए, आपको ज्यादा बैठना पड़े, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में आपका मन हुआ कभी आप यूपीएससी देंगे, तो ये सब चीजें शो करती हैं कि आपको बेसिक चीजें कितनी आपका क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर है। ये नहीं कि बस हाँ बोल दे जुल्फिकार खान ने इनको दे दिया, नहीं दिया जुल्फिकार खान ने, बट एक्चुअल में किसने दिया है, सैयद ब्रदर्स ने दिया है। और मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको बता दिया। तो सर अब इससे क्या समझे हम, इससे हम क्या समझे, आप सभी को याद है कि मैंने कल की क्लास में आपको बात बोली थी कि सरदेश मुखी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मराठास को सरदेश मुखी मिल जाता है मतलब ये उस जगह के मुखिया बन जाएंगे। तो अगर आप इस बात को प्रैक्टिकली सोचें, ये वाला पूरा जो रीजन है आपको पता है कि यहीं पे अहमदनगर, यहीं पे बीजापुर, बिदार, बेरार, गोलकोंडा, मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे रीजन पर मराठास रूल कर रहे थे सबसे पहले इनडायरेक्टली। तो मराठास को अब पूरी तरीके से सरदेश मुखी मिल चुका है, किसने दे दिया है, सैयद ब्रदर्स ने दिया है। ये दोनों टैक्स इन्हें कंप्लीटली मिल चुके हैं। तो अब आप अंपायर पहले नहीं बोल सकते, तो अब आप इस रीजन को कह सकते हो इजीली मराठा अंपायर। अब इसको मराठा अंपायर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप इसे मराठा अंपायर पहले नहीं बोल सकते थे, क्योंकि आपके पास इस जमीन के कोई अधिकार नहीं थे, ये जमीन मुगलों के अधीन थी, ये जमीन मुगल्स के अंडर में आती थी। वो बात अलग है कि आप इनडायरेक्टली तरीके से या गलत तरीके से यहाँ पे शासन कर रहे थे, बट अब आपको चौथ और सरदेश मुखी मिल चुका है, तो आप अब इसे इजीली कह सकते हो कि ये पूरा मराठा अंपायर है। अब आप कह सकते हो कि मराठा अंपायर है, क्योंकि यहाँ पे सारी पावर अब मराठास के हाथ में आ चुकी है। तो डोंट फॉरगेट दैट, जब भी हमें पढ़ना है तो कुछ नहीं करना, अपने को आंखें बंद करनी है, एक छोटा सा ऐसे चार्ट बना लेना है, कैसे बनते हैं, जो मैं तुम्हें अपना तरीका बताता हूँ नोट्स बनाने का। मैं कभी बड़ी बड़ी पोथियां नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सिर्फ की पॉइंट्स जो मेरे काम के हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे लिखा जानदार शाह, बगल में वजीर जुल्फिकार खान, यहाँ पे मैंने किया फारूक सियार, बगल में वजीर का जो रोल प्ले कर रहे हैं सैयद ब्रदर्स, है ना। जुल्फिकार खान ने क्या किया, ऐसे 3 कॉमा किए। यस सर भाई, सबसे पहली बात, जिजिया को जो है अबॉलिश कर दिया, जिजिया अबॉलिश किया, राजपूत को सूबेदारी दे दी, यहाँ देखते रहना, और जो है मराठास को सरदेश मुखी दिया, चौथ भी दिया। फारूक सियार के समय पे सैयद ब्रदर्स क्या है, वकीलों का, फारूक सियार के समय दोनों भाई वकील का रोल, सॉरी वजीर का रोल प्ले कर रहे हैं। अबॉलिश पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश किया। एक्चुअल में चौथ और सरदेश मुखी मराठास को दे दिया, ठीक है, और दोनों रिलीजियस टॉलरेंस थे। बिल्कुल दिमाग में से छपा होना चाहिए ना सब, कि जहां से पूछ ले, ये लो, इसे बोलते हैं क्विक नोट्स। ऐसे बनते, ये थोड़ी पोथियां लिख रहा हूं मैं बड़ी, कॉलेज जब ये है मैं थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, समझे बात। चलिए, अब तक हमारी कहानी हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ध्यान दें, देखो मैं आपको अभी भी एक ही बात बोलूंगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कल भी स्ट्रेटेजी ली थी, मैंने उसमें भी यही बात बोली थी। कोई टीचर कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का पेपर ना निकले। लेटर कंडीशन आप सब अपने ऊपर सोचो कि अगर आज आप पढ़ा रहे हो, ये आपका काम है। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, अभी आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं ना। कल को जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप ये थोड़ी कि बॉर्डर पे आप मजाक करोगे, आप अपना बेस्ट दोगे। अगर गोलियां चल रही तो तुम भी यहाँ से बात करोगे अपने देश को बचाने के लिए, तुम भी अपना बेस्ट दोगे, है ना। तो वही चीज हमारी है, हमें कोई बॉर्डर पर तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ हमें ऑफिसर को तैयार करके जाना। तो ये आपको पर्सनली बता रहा हूं, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मानने को मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस मैं एक बार ऊपर से देख लूं कि हाँ 4 ये टॉपिक है, चलो उठा लो मार्कर। इसलिए मैं इस स्लाइड बनाता हूं, बिकॉज़ मुझे समझाने में ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। लेकिन आपको मुझे कोई समय लगता है, मैं देख के बैठ जाता हूं, मुझे पता है कि इतनी बार पढ़ चुका हूं चीजें, इतनी बार थॉरली मैं रिवीजन कर चुका हूं, टिप्स में मेरे साथ। लेकिन जो करंट अफेयर है वो डेली बदलते हैं, मुझे डेली अपडेट रहना पड़ता है, उसमें लगते हैं मैं 2.5 से 3 घंटे। तो सोचो मैं क्यों अपना समय दूंगा फ्री में, मैं ना पढ़ाऊं क्लास, मैं तो बस यहीं पे अपना प्लस पे पढ़ाऊं, लेकिन नहीं, मैं सबको साथ लेके चलता हूं। तो हमेशा ना यार थोड़ा अच्छा भी सोच लिया करो टीचर के बारे में, कि सब टीचर से जैसे नहीं होते, टीचर का एक्सपीरियंस कैसा भी रहा होगा, जो यार के बारे में जान लिया। अच्छा एक बात हम सभी यहाँ पे और ऐड करना चाहेंगे कि ये जो सैयद ब्रदर्स हैं, इन्होंने फारूक सियार को राजा बनाने में हेल्प करी थी। जो फारूक सियार है, इस फारूक सियार को किंग बनाने में हेल्प करी थी सैयद ब्रदर्स ने। इस फारूक सियार को किंग बनाने में हेल्प करी थी सैयद ब्रदर्स ने। ये कुछ उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि जरा मैं एक रीजनिंग बना लेता हूँ, रीजनिंग मतलब एनालॉजी ना, एनालॉजी चैप्टर रीजनिंग में यहाँ लिख देता हूँ,
चंद्रगुप्त मौर्य और यहां लिख दो चाणक्य, हर जगह कनेक्ट करो चीजों को। जैसे हमें पता है कि सैयद ब्रदर्स की मदद से फारूक सियार राजा बने थे, उसी तरीके से अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखोगे तो मौर्यन अंपायर के अंदर, मौर्यन वंश के अंदर, मौर्यन डायनेस्टी के अंदर चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। तो चाणक्य एक प्रकार से किंग मेकर है, चाणक्य एक प्रकार से किंग मेकर है। सर किंग मेकर मतलब राजा को बनाने वाला। चाणक्य ना होता तो कभी भी मौर्यन डायनेस्टी के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ना बन पाते। ये बात आप सभी को पता है जिसने मुझसे मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी होगी। नहीं पता तो ध्यान रखना, चाणक्य के हार्ड वर्क से ही चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्यन डायनेस्टी का राजा बनाया था। ठीक है, तो चाणक्य एक प्रकार से किंग मेकर है। किंग मेकर मतलब जो राजा बनाए, ऐसा व्यक्ति जो राजा बनाए उसी को आप बोलोगे किंग मेकर। राजा को बनाने वाला वो कहलाता है किंग मेकर। अब सैयद ब्रदर्स भी कौन है? किंग मेकर्स ही तो हैं। ये दोनों भाई भी तो किंग मेकर्स हैं। क्यों? इन दोनों भाइयों ने फारूक सियार को राजा बनाया है। तो कहा जाता है कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, हमारी इंडियन हिस्ट्री कहा क्या जाता है, सुन लो किसी बुक में और जो दे रखा नहीं है ऐसा कुछ, बट हाँ मैंने ऐसा कुछ कभी हिस्ट्री में पढ़ा नहीं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं बात कि पूरे भारतीय इतिहास में अगर आपसे कोई पूछ ले कि लास्ट किंग मेकर्स कौन थे, लास्ट किंग मेकर्स इन इंडियन हिस्ट्री, लो पूरी हिस्ट्री की बात करें तुम्हारे सामने, मैंने ओपन वेरीफाई कर लो जहां से भी करना है लो, पूरे भारतीय इतिहास में, पूरे भारतीय इतिहास में जो आखिरी किंग मेकर्स देखने को मिले हैं दे आर सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स के बाद आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी किंग मेकर्स टाइप कि जैसे इसने इसको राजा बना दिया, इसने इसको राजा बना दिया। ठीक है, क्लियर? तो इस बात को आप प्रिपेयर करके ध्यान में रखना कि लाइक सैयद ब्रदर्स को इंडियन हिस्ट्री में, सैयद ब्रदर्स को इंडियन हिस्ट्री में लास्ट किंग मेकर्स कहा जाता है, राजा बनाने वाले लोग। ये बात ध्यान रखना। सर इंडियन हिस्ट्री में, हाँ सर आपने ये क्यों नहीं बोला कि 2021 तक ऐसा था? क्योंकि 2021 में ऐसा इसलिए नहीं था, इसके अंदर बोलो मैं हर जगह जोड़ सकता हूं। सर आपने इंडियन हिस्ट्री ही क्यों बोला, आपने ये क्यों नहीं बोला कि अभी तक वर्तमान में? क्योंकि ऐसा एक बार पहले हो चुका है। सोनिया गांधी भी किंग मेकर थी और सोनिया गांधी ने किसको किंग बना दिया था? मनमोहन सिंह को। एक्चुअल पावर इन्हीं के हाथ में थी। तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा 2020 तक। अगर मैं बहुत एनर्जी और दिमाग लगा के चलूं तो मैं इंडियन हिस्ट्री बोलूंगा। इंडियन हिस्ट्री मतलब 1947 तक। दैट्स ऑल। क्लियर? आई बात समझा बात? वो कर रहे हैं डिस्कस, वही कर रहे हैं। हाँ वही चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको जो बात सही समझ में आ गई? हम ब्रिटिशर्स की बात थोड़ी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना? हाँ, जुल्फिकार खान को किंग मेकर आप कह सकते हो। मैं तो यहाँ पे लास्ट की बात कर रहा हूँ, गौरवपाल। जुल्फिकार खान को किंग मेकर उसमें क्या है? उसने फारूक सियार को मार दिया। अब आगे कहानी सुनो कितना पूरा, तभी तो समझ में आएगा। नहीं मैं बता रहा हूँ नरेश, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मेरी वॉइस आ रही, पहले आप पहले बताओ। हाँ श्रद्धा आप कह सकते हैं कि चाणक्य से शुरुआत हुई है किंग मेकर की ना, चाणक्य को कह सकते हो। ठीक है, वो देखो अंकित ठाकुर कह रहे हैं सर इक्तादारी सिस्टम बताओ ना। वो इक्तादारी सिस्टम यहाँ से याद आ रहा है, जाके इल्तुतमिश की क्लास देखो, जब इल्तुतमिश पढ़ाया था तब समझ में आएगा। युक्ता वगैरह सर, तो कोट चौथ और सरदेशमुखी तो जुल्फिकार ने ब्रदर्स ने दिया था, तो डिफरेंस क्या है? वो देखो मैंने डिफरेंस नहीं बताया युक्ता तुम्हें अभी। युक्ता कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम ऐसे सवाल कर रही हो, वो बताओ। हद हो गई, मतलब हद हो गई। एक वर्ड मैं मतलब युक्ता, अरे को दिया। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ युक्ता, आप यहाँ पे देखो, ये मतलब ये तो वही वाली बात है, वो क्लास में ध्यान दो, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपका ध्यान क्लास में नहीं है, मैं पहले बोल। ठीक है चलो, आप खुद जाके कलेक्ट नहीं करोगे डेक्कन एरिया में, जो डेक्कन एरिया से आप टेक्स्ट खुद कलेक्ट भी कर। मैंने नाम क्या कि उस समय डॉक्टर विशाल कुमार उपाध्याय लग जाएगा, मैं अपनी बुक बना रहा हूँ, उस पर इज्जत रखो मेरी। मतलब तुम तो ऐसे सोच रहे हो यार, लाइक मतलब सच में तुम्हें क्या लगता है मैं बिल्कुल बुक थोड़ी मतलब इज्जत रख लो यार, है ना? मतलब थोड़ी तो इज्जत कर लो यार, मैं बुक लिख रहा हूँ मतलब, तो उसमें मेरे खुद कुछ मेरी तो रिसर्च होगी ना। अब ये थोड़ी कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार दी स्पेक्ट्रम, है ना? तो वाली बात है, तो थोड़ा समझो, क्या पता भविष्य में हिस्टोरियन तो बनी जाए, कुछ बनना बने। चलो ध्यान दें, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक हमने बात कर ली। चलिए, तो यहाँ तक पहले बताइए क्लियर आप सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे रीजन एक्चुअली मेरा भी एक दो मेंस के पेपर देने मुझे। ठीक है, अभी जरा कुछ निकले मेरे एग्जाम्स, तो जब रिजल्ट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो जरा रुक जाओ, आगे बात करते हैं। नहीं मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दें। चलिए, तो 13 से लेकर जरा समझे 17-19 तक जो भी ऐसे बच्चे जो ज्योग्राफी में नहीं आते हैं, आज रात से ज्वाइन कर लेना। हम लोग जेट स्ट्रीम शुरू करने वाले हैं, जेट स्ट्रीम्स पढ़ेंगे आज हम लोग, और उसके बाद ओशनोग्राफी स्टार्ट होगी। एंड ओशनोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी में, तो ज्वाइन कर लेना शाम को 7 बजे। पहले बता रहा हूँ, क्योंकि तुम सब प्लस वाले हो, तुम्हें बात बतानी जरूरी है। फारूक सियार, और अभी 10 बजे हम क्रैश कोर्स वाली क्लास करेंगे जो हमारी सुबह चलती है, जिसमें प्रैक्टिस हम लोग करते हैं एमसीक्यूज की, तो आप उसमें आ जाना। अभी 10 बजे क्लास होगी। ठीक है, फारूक सियार। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 1719, ध्यान से देखना। 1719 में लिख दिया रफी उद दराजत। उस समय लिख दिया रफी उद दुल्लाह। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप थोड़ा आगे कर दो 1719 से लेके 1748। ठीक है, ध्यान से देखना, 1719 से लेके 1748। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखो ये चार्ट मैंने आपके सामने पता क्यों बनाया, इसका रीजन लर्नर्स यहाँ पे देखेगा। मैं बस ये थोड़ा सा जो है कवर कर दूं ताकि आपका हिसाब अच्छा बन जाए। यहाँ पे अगर हम बुक्स में देखें तो हमें ये चार्ट देखने को मिलता है कि सबसे पहले बहादुर शाह, फिर जहांगीर शाह 1713 तक, फिर 1713 से 1719 फारूक सियार, और 1719 के बाद सीधा 1719 से 1748 मोहम्मद शाह रंगीला। बट नहीं, यहाँ बीच में एक गैप है, ये वाला। ओके, तो 1719 के बाद ना, जब फारूक सियार की मौत हुई, फारूक सियार की जब हत्या हुई, तो सीधा इनकी हत्या के बाद मोहम्मद शाह रंगीला रूल करने नहीं आए थे। हाँ, फारूक सियार के जाने के बाद कुछ महीनों के लिए, इसी 1719 के अंदर कुछ महीनों के लिए दो भाई गद्दी पे बैठे थे। एक भाई का नाम है रफी उद दराजत और एक भाई का नाम है रफी उद दौला। फारूक सियार को मारने के बाद सैयद ब्रदर्स ने इन दोनों भाइयों को कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बिठाया था। मैंने आपको कल भी बात बताई थी, ये सैयद ब्रदर्स हो या जुल्फिकार खान हो,
चाहे सैयद ब्रदर्स हो चाहे जुल्फिकार खान, ये खुद कभी राजा की गद्दी पे नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनता समझेगी यार ये कैसे राजा बन गए, राजा तो हमेशा मुगल ही बनेगा। जनता के मन में बात सेट रखी, मैंने आपको कल सारी बातें बताई थी कि लोग मुगल्स के अलावा किसी और को गद्दी पे देख ही नहीं सकते, क्योंकि इतने समय से मुगल परिवार का शासन चला आ रहा है। तो सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को मारने के बाद कुछ समय इन दो भाइयों को गद्दी पे बिठाया था, मुश्किल से कुछ महीने बैठे थे, 1719 में बैठे और इसी साल जो है चल बसे थे दोनों भाई। फिर इन दोनों भाइयों के बाद जो राजा बनेंगे वो बनेंगे मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से लेकर 1748। ये मोहम्मद शाह रंगीला थोड़े दिमागदार भी हैं बट लल्लू भी हैं, दिमाग के साथ बंधु भी हैं। तो सबसे पहला काम ये क्या करेंगे, ये अपने कुछ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर सबसे पहले उड़ा देंगे सैयद ब्रदर्स को। चलो बेटा बहुत हो गया तुम्हारा भाइयों, अब निकलो, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है ये कुछ अपने मंत्रियों के साथ प्लानिंग करके इन सैयद ब्रदर्स को मार देंगे। तो कुल मिलाकर मार चुके हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मैं वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जो ही हम पढ़ेंगे उसको रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। आगे चलें, ध्यान दें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला से, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ आ चुके हैं, वेट वेट अ सेकंड, या दिस ऑल अबाउट मोहम्मद शाह रंगीला। तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप खुद देखो, आप इस टाइम पे क्या पढ़ रहे हो, आप लेटर मुगल्स पढ़ रहे हो, तब से यहाँ से आपने लेटर मुगल्स पढ़ना शुरू किया है और आप यहाँ पहुंच चुके हो। ये दिमाग दिया तुम लोगों ने, ये पढ़ रहे हो तुम लोग। और यही बहादुर शाह से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, याद है मैंने बताया था, यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। अगर किसी को नहीं पता तो पढ़ लेना किताब। अभी भी कुछ ऐसे होंगे कि सर वास्को डी गामा कब आएगा, सर मेरे तो सपने टूट गए सर, मतलब सर मैं क्या सोच के बैच में आया था सर कि वास्को डी गामा आएगा, जयमरीन स्वागत करेगा, वो तो भाई कहीं और ही मर गया वो है। सच बता रहा, मतलब आधे तो यही चीज में होंगे कि यार क्या ही जो है वेट कर रहे हैं हम लोग, है ना। है यार, अभी एग्जाम्स की डेट तो नहीं आई है, बस जिस दिन एक दो दे रखा है मैंने एग्जाम्स अभी, बट जिस दिन क्वालीफाई हो जाएगा तो उस दिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिर कई बार सोचता हूँ कि यार अभी एक दो साल पढ़ाता हूँ जरा, उसके बाद छोड़ दूंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा पढ़ाने से, उसके बाद जो है देखेंगे फिर चलिए, अभी तो नहीं, अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट 1.5-2 साल बाद सोच रहा हूँ मैं। नहीं अभी नहीं, चलो चलो ध्यान दो, अच्छा चलो ध्यान दो, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो। चले, तो मोहम्मद शाह रंगीला की बात करते हैं हम लोग, ओके। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद शाह रंगीला, अगर हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें, ध्यान से सुनना। अब इनकी जब ये गद्दी पे आए तो इनका पहले टाइम पीरियड देखो ध्यान से। इनका जो टाइम पीरियड है 1719 से लेके 1748 है ना, ये इनका टाइम पीरियड है। इसको पढ़ लेना, मतलब जैसे एक बच्चे ने सवाल भी किया था देवांकर ने, तो मैं कहूंगा कि कोई से भी मान लो यहाँ से 4-5 बादशाह उठा के दे दिए, बोलेगा इनको अरेंज करके दिखाओ, तो अगर तुम्हें टाइम नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसको रटना नहीं है, एक बार रीड करो, रीड करो, डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा। अब वैसे भी आपको मैं पूरी कहानी समझाता हूँ, वैसे नहीं भूल सकते। पता है बहादुर शाह का बेटा जहांगीर शाह था, जहांगीर शाह ने भाई अजीम शाह को मार दिया, फिर अजीम शाह के बेटे फारूक शाह ने बदला लिया, है ना, फिर फारूक शाह के बाद ये, तो मतलब कहानी भी अगर आप दिमाग में रिकॉल करोगे ना तो भी आपको ऑर्डर याद आ जाएगा, रटने की जरूरत भी नहीं है। आइए, तो 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह हैं। अब ये है मुगल राजा, हम इन पे आ चुके हैं। मोहम्मद शाह रंगीला, सर मोहम्मद शाह रंगीला किस तरह का राजा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीजें इसने अच्छी करी है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से इसको लोग कुछ समझते ही नहीं थे। मतलब कुछ इसकी हैबिट्स ऐसी थी कि आप कहोगे सर मतलब क्या ही राजा है सर ये। इसने सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया, चलो काम इसने बढ़िया कर दिया, लेकिन एक अलग ही मतलब थिंकिंग इनकी बहुत अलग थी। लाइक आप एक राजा हो तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, है ना, आप इतने कैजुअल नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मैं आपके साथ बल्कि कई बार आपको मजाक में पढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब मैं, मुझे पता है हर चीज का समय होता है कि कब बच्चे को थोड़ा एंटरटेन करना है, कब उसे स्ट्रिक्टली पढ़ाना है, तो मैं हर चीज को इजीली मैनेज कर लेता हूं। मुझे 1 सेकंड लगता है मैं रूप बदलने में, मैं रियलिटी बता रहा हूं, वो मेरी खास बात है। अब अगर मान लो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल फ्रैंक हो जाऊंगा, बिल्कुल ही जो है, तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना कभी, तुम लोग यार सर तो जाए बस हमारे साथ ही लगे रहते हैं ही या बस, तो वो इज्जत आप दबा दोगे अपनी। तो आपकी रिस्पेक्ट एक टीचर वाला जो रखना भी पड़ेगा, एक डिस्टेंस आपको बच्चों और अपने बीच में रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही जो है घुस जाओ बच्चों के साथ। तो ये चीज होनी चाहिए, एजुकेटेड करना मुझे पर्सनली फील होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि मोहम्मद शाह रंगीला जो बहुत फ्रैंक हो गए सबके साथ, आप राजा हो, आप ये मत बोलो आप सबके साथ फ्रैंक नहीं हो सकते, आपको जो आपकी पोजीशन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वरना लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो कोई काम नहीं कर दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है बेसिकली टॉकिंग अबाउट मोहम्मद शाह रंगीला, तो विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही इज फेसिंग, तो किस तरह की समस्याएं जो है ये फेस कर रहे थे कि बहुत ही कैजुअल, लाइक जैसे कि इमेजिन कि इनके साम्राज्य में इनके कुछ मिनिस्टर्स ने मान लो चोरी कर ली कि सर हम तो जो है चोरी करके लाए हैं इतना पैसा, कि अच्छा चोरी कर ली कोई बात नहीं, कर लो, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो। मतलब यार अगर ऐसे राजा होंगे तो लाइक यू शुड से ना कि मतलब क्या ही लोग इज्जत करेंगे। अब भाई तुम्हारे कुछ लोग चोरी करके आ रहे हैं, तुमने मतलब डांट नहीं रहे हो, समझा नहीं रहे हो, तुम उल्टा कह रहे हो कुछ हिस्सा मुझे ला के दे दो, ठीक है। अब तुम्हारे कुछ जो है बैठ के, तुम्हारे साम्राज्य में कुछ लोग बैठ के जो है ड्रिंक कर रहे हैं, और तुम बोलोगे और क्या चल रहा है, लोग बोलेंगे साहब ड्रिंक चल रही है, एक पैक मेरे लिए बना दो अगर है तो थोड़ा बचा हुआ, अच्छा आइए सर आइए। तो अभी तक बोल रहे मोहम्मद शाह साहब आगे, साहब आगे, कल बोलेंगे हाँ मोहम्मद बैठ बगल में, हाँ बेटा, मतलब अबे तुम राजा हो यार, तुमने क्या इज्जत अपनी बना ली। तो एक किंग से तुम्हारी हालत हो चुकी है कि मतलब, है ना, लाइक तो नाम जैसा नाम मोहम्मद शाह रंगीला, तो रंगीला ही था ये, ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसे कोठे वगैरह में फंक्शन होते थे, आप लोग समझते हैं कोठा वगैरह होता है जहाँ पे नाच गाना चलता है। अब आज वाला कोठा मत समझना, है ना, कि सर जो है वही वाला कोठा, उस वाले कोठे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ जाओ, ठीक है। सर आई एम न्यू, सर आई एम आल्सो फॉर यूपीएससी, दिस बैच इज यूजफुल फॉर यूपीएससी। मंजू तुम्हें क्या दिक्कत लग रहा है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा है नहीं मतलब तुम्हें ये इतनी कहानी हम एसएससी के लिए पढ़ेंगे क्या, जस्ट इमेजिन। तो फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही बहुत डिटेल में चल रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं, लेकिन आप ये मत सुनिए कि बैच आप देखोगे तो आप आइए समझ जाओगे, आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, कुछ बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। इसका सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, बहुत अंदर तक चल जाती है चीजें, ठीक है। कभी पर्सनली में फ्री टाइम होगा तो आप मुझसे ले सकते हो सलाह वगैरह, बट अभी तो रूटीन काफी बिजी है मेरा। नेक्स्ट मंथ आप कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दें। तो मोहम्मद शाह रंगीला जैसे मान लो कोठे वगैरह होते थे, तो कोठे वगैरह लाइक जहाँ पे नाच गाना चल रहा है, जहाँ पे लड़कियां जो है बिल्कुल साड़ी वगैरह पहन के नाच रही हैं, तो अब तुम राजा हो, तुम्हें ऐसी प्लेसेस पे जाना मतलब ठीक नहीं है तुम्हारा ना यार। अगर तुम जा भी हो तुम्हारा अपना पर्सनल चाहिए, राजा होगा ना अपना पर्सनल हुआ करता था कि भाई एक रूम है यहाँ पे लड़कियां आके नाच गाना करेंगी तो मैं जाके बैठ जाऊँ। अब जहाँ पे आम जनता आ रही है नाच गाना देखने, तुम भी वहीं चले गए, है ना। जैसे कि आप मान लो ये शराब के ठेके होते हैं, है ना, जहाँ पे आपको पता है सब घुस जाते हैं, जहाँ पे 20 रुपए वाली भी मिल रही, 40 रुपए वाली भी मिल रही, सब घुस गए हैं सारे जो है, मतलब मान लो फटीचर लोग सारे यहाँ घुसे हुए हैं, वहाँ पे तुम भी जा रहे, लाओ मुझे भी दे दो जो है पीने को। अब वही है ना कि मतलब आप जो है यू आर लूजिंग योर रिस्पेक्ट। अब यार तुम बाहर में बैठो जाके यार, महल में मंगा लो, है ना, लेकिन नहीं, तुम भी वहीं जाके जो है बैठ रहे हो। तो वही वाली बात है कि बहुत ही ज्यादा इन्होंने अपनी इंसल्ट करा रखी थी। तो क्या आपको दिख रहा है कि ऐसे राजा के लोग रिस्पेक्ट करेंगे?
आप मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, ऐसे इंसान की लोग रिस्पेक्ट करेंगे। इसे डाउन टू अर्थ नहीं बोलते, इसे बेवकूफ बोलते हैं। ठीक है, डाउन टू अर्थ का ये मतलब नहीं होता। ठीक है, कि अपनी इमेज ही खो दो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आई होप आप समझ पाएंगे। सर ऐसे एक और राजा हैं, अरे बतेरे राजा हैं ऐसे। ठीक है। तो अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बहुत ही प्रैक्टिकली बात सोच के देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मोहम्मद शाह रंगीला की अगर हम लोग बात करें, तो अब आप जरा एक चीज कंपेयर करना। मैंने ये सब चीज आपको इतनी क्लियरिटी के साथ क्यों समझाई। यहाँ देखिए, मेरा मार्कर देखिए, मेरा मार्कर देखो यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें मोहम्मद शाह रंगीला की, एक तरफ इस मोहम्मद शाह रंगीला को देख लो और एक तरफ कुछ मत करो, आप इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। इनके टाइम पे क्या डर था, औरंगजेब को देख लो, इनके टाइम पे क्या खौफ था, हैं? और अब आप इसको देखो, अब आप इसको देखो जरा, तो पता चलिए मुगल्स की हालत क्या हो चुकी है। मुगल्स की हालत क्या हो चुकी है। नो इमेजिन। ठीक है, क्लियर गाइस, समझ पा रहे हो। हाँ, अब देखिए सर, आपकी क्लास शानदार है, कितने टाइम तक चलेगी, बिकॉज जब तक आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है सब तो यू या शारियान। मैं जल्दी भी छोड़ देता हूँ, मैं लेट भी छोड़ता हूँ कई बार। अब यहाँ पे जो भाई भारत दिख रहा है सभी को, एक कंसेप्ट और सीखो। अब मैंने आपके सामने एक बहुत अच्छी इमेज बना दी, देखो तिलक परेशान हो रहा है, मैं कब आऊंगा भाई। तिलक भाई कह रहा है मेरे को कब लाओगे यार, मैंने रुको सर आराम से बैठो। तिलक दोबारा आ गया। तिलक परेशान हो रहा है उस दिन से यार, तिलक साहब परेशान हो रही है, मैं कब आऊंगा यार, मैं आऊंगा आपको भाई, आ जाओ आराम से बैठो सर। तिलक भाई साहब जो है पहले वास्को डी गांव वाले परेशान है सर, वास्को डी गांव कब आएगा, आएगा आएगा वो टाइम भी आएगा। ठीक, ओके बेबी, जस्ट चिल बेबी। ओके चलिए आइए। अब यहाँ पर आप इस जगह को जो है मान सकते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, चलें अब यहाँ देखें, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अफगानिस्तान है कहीं पर, अफगानिस्तान मान सकते हो। इस अफगानिस्तान के राजा, इस अफगानिस्तान के राजा बने हैं अभी अभी नादिर शाह। कौन बने हैं, अब नई कहानी सुनो। ठीक है, आज तो यही सोच रहे होंगे कि सर ये सब क्या चल रहा है, सर वास्को डी गामा क्यों नहीं आ रहा भैया। यहाँ पे कुछ लेवल की चीजें चलती हैं, ये नहीं कि बस कुछ भी फटीचर चल रहा है ना। हमें बच्चों को यूपीएससी पार कराना है ना, रेलवे एसएससी नहीं। तो कृपया करके यहाँ पे ध्यान दें, तो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड की चीजें चल रही हैं, तो साथ साथ स्टैंडर्ड बना ले। तो अफगानिस्तान जो है यहाँ के राजा है नादिर शाह। सर नादिर शाह यहाँ के राजा कैसे बने, आपको याद होगा इसी एरिया में कभी एक डायनेस्टी हुआ करती थी, सफाविद डायनेस्टी, जहाँ पे शिया मुसलमान रहते थे, याद करो। मुगल्स में बताया था, मिडिल हिस्ट्री में पढ़ा था हमने कुछ, जब हम लोग शाहजहां के आसपास थे, तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डायनेस्टी सफाविद डायनेस्टी। तो सफाविद डायनेस्टी को हराने के बाद नादिर शाह इस पूरे एरिया के राजा बन गए थे। मतलब आप इतना मान लो कि अफगानिस्तान के राजा बन गए थे नादिर शाह। अब नादिर शाह को पता है कि यार अपने को पैसा चाहिए, अपने को जो है बहुत सारा पैसा कमाना है। अब नादिर शाह को पता चलता है कि दिल्ली पड़ता है यहाँ पे कहीं पे, और दिल्ली में एक बहुत ही जो है खुश मिजाज और बेवकूफ राजा रहता है, जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, तो ये मुगल राजा है। नादिर शाह को उसके बारे में पता चलता है, तो नादिर शाह सोचता है यार ये तो ही बेवकूफ के पास, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, क्यों ना इसके ऊपर हमला करके इसको लूटा जाए। क्या कहानी समझ आ रही है, क्या कहानी समझ आ रही है। ठीक है, तो नादिर शाह जो है वो ही वाज प्लानिंग ओके, कि जो है क्यों ना इसके ऊपर जो है हमला करके इसको लूटा जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना मेरी बात, अब होगा क्या। तो नादिर शाह जो है प्लान बनाएंगे मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर हमला करने का। ध्यान से देखिए, अभी बातें मत कीजिए। यहाँ पे वही है कि जब आप वीक होते हो ना, जब आप वीक होते हो तो आपका हर कोई फायदा उठाता है। ध्यान से देखना, तो नादिर शाह इजीली इंडिया में एंटर हो गया। देखिए समझे, नादिर शाह इजीली इंडिया में एंटर हो गया, इजीली इंडिया में एंटर हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला को पता ही नहीं कि कोई मेरे देश में घुस भी चुका है, वो अपने नशे में, उसे होश ही नहीं है कि कोई आ रहा है वहां से जाके बचा लो इंडिया को, वो अपने नशे में मगन है। तो भाई नादिर शाह पहुंच जाता है करनाल तक, करनाल एक जगह है, तो नादिर शाह करनाल तक अंदर घुसाता है भारत में, करनाल एक जगह का नाम है, और करनाल तक नादिर शाह अंदर घुसाता है। तब मोहम्मद शाह रंगीला को लगता है भाई हाँ करनाल हरियाणा में, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ठीक है, तो अब होगी बैटल ऑफ करनाल, अब होगी बैटल ऑफ करनाल, और ये बैटल होगी 1739 में। ध्यान से देखिए, अब जो मोहम्मद शाह रंगीला है, जब जब ना देखो, जब अफगानिस्तान साइड से नादिर शाह जो है, जब वो अफगानिस्तान साइड से आ चुके हैं, कहां पे, करनाल पहुंच चुके हैं, तब मोहम्मद शाह रंगीला जागा, और तब उसने अपनी आर्मी को तैयार करा और बोला चलो लड़ने चलो नादिर शाह से। तो एक तरफ यहाँ पे नादिर शाह है, एक तरफ यहाँ पे नादिर शाह है, वहीं पे मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये घोड़े पे बैठा हुआ अच्छा भी लग रहा है यार, क्या लल्लू को बिठा दिया घोड़े पे, मतलब कैसे कैसे उठ के आ गया राजा बन के। तो यहाँ पे ना नादिर शाह कह रहा है ये लड़ेगा क्या मुझसे, तो नादिर शाह उतरेगा घोड़े से, इसे गाल पे देगा, तो थप्पड़, चल उतर घोड़े से, लड़ने आ गया मुझसे। ये बोला सर मैं लेट गया, सर मुझे छोड़ दो सर आप सर प्लीज मुझे छोड़ दो सर मुझे छोड़ दो सर मुझे छोड़ेंगे सर। हाँ बेटा क्या हो, बेटा मुन्ना खड़ा हो, क्या हुआ, क्या हो बेटा, कि सर मुझे मरना नहीं सर, मुझे जीना है सर प्लीज सर। तो बेटा काम करो, तुम्हें जीना है ना मोहम्मद शाह रंगीला, तो बेटा तीन चीजें हमें चाहिए होगी कि सर क्या चाहिए आपको, कि बेटा देखो ये भारत है कि हाँ सर भारत है, तो यहाँ पर मुझे कुछ दे दो पहले तुम, क्या दूसरा बताइए। सर देखो आप मुझे यहाँ पे जो है जूम करिए, सर यहीं पे कहीं पे रिवर बहती है सर यहीं पे कहीं पे रिवर बह रही है, इसका नाम है इंडस रिवर। ये रिवर बह रही है इंडस रिवर, हाँ सर इंडस रिवर बहती है। इस इंडस नदी का ये एरिया होगा वेस्ट वाला, इंडस नदी के इधर वाले एरिया को बोलूंगा ईस्ट वाला एरिया। तो इंडस नदी का जो वेस्ट वाला एरिया है बेटा, ये मुझे दो रंगीला। हाँ हाँ सर आप ले जाओ। तो बैटल ऑफ करनाल में जीत किसकी हो रही है, नादिर शाह की हो रही है। और उस जीत के बाद ये जो इंडस रिवर के वेस्ट वाला एरिया है, नादिर शाह को ये दे देता है कौन, रंगीला। तो रंगीला बोला सर मैं जाऊं, अगर आपका हो गया हो तो। नादिर शाह ने बोला बेटा इतना इजीली कैसे चल जाऊं, लाओ बेटा कोहिनूर हीरा जो तुम्हारे पास पड़ा है वो भी हमें दो। तो कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह ने लिया, किससे, मोहम्मद शाह रंगीला से। यही तो कहानियां हैं। तो पूरा वेस्ट वाला पार्ट दे दिया, इंडस नदी का पूरा वेस्ट वाला पार्ट दे दिया, प्लस ये जो कोहिनूर डायमंड है ओके, प्लस ये जो कोहिनूर डायमंड है ना, इसको भी जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको दे दिया। प्लस आप कह सकते हैं कि एक पीकॉक थ्रोन जो था, एक पीकॉक जैसा जो सिंहासन बना हुआ था, इसको भी मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को दे दिया। सर ये पीकॉक थ्रोन किसके समय पे देखा था हमने, शाहजहां के समय पे। ठीक है, तो तब से अब तक रखा हुआ था, तो नादिर शाह ये भी ले गया। तो नादिर शाह तीन चीजें ले गया, एक दो तीन। वो रोहित मैं कोहिनूर की पूरी कहानी सुनाऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहली बात वेस्ट एरिया ऑफ इंडस रिवर, वेस्ट एरिया ऑफ इंडस रिवर, पहली बात। दूसरी बात क्या ले गया, कोहिनूर डायमंड क्या ले गया, कोहिनूर डायमंड ले गया। उसके बाद तीसरी चीज क्या ले गया, पीकॉक थ्रोन।
पीकॉक थ्रोन की इमेज आप गूगल से देख लेना, आपको दिख जाएगा कैसा होता है ये 3 चीजें मोहम्मद शाह रंगीला से कौन ले गया, कौन ले गया? निखिल ऑब्वियसली बात है, ईस्ट वाला एरिया मोहम्मद शाह रंगीला के पास ही था, ईस्ट वाला एरिया थोड़ी दिया उसने, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, है ना? ये इंडस रिवर के ईस्ट वाला एरिया, ये इंडस रिवर का जो ईस्ट वाला एरिया तो रंगीला के पास ही ना, उसने वेस्ट वाला एरिया दिया है। शशि शेखर कह रहे हैं हेलो, हाय, हेलो, नमस्ते। यहाँ पे शशि शेखर कह रहे हैं हेलो, वाओ, मतलब क्लास में हम कहाँ हैं वो कह रहे हैं हेलो। चलो ध्यान से देखिए, आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर गाइस? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी कहानी जो है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? डन, चलिए ठीक है जी, हाँ आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है, हाँ चलो। तो लर्नर्स अब जो है आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो जिसके जो डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकता है, वरना मैं भूल जाऊंगा। और जिसकी कहानी क्लियर है वो आराम से जाओ रेस्ट करो, 10 बजे क्लास में मिला करते हैं, सारी क्लास में, ठीक है? तो जो डाउट्स है डाउट्स पूछ सकता है।